नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, आज हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक भारतीय जो इतिहास है उसका एक मुख्य टॉपिक है जो हर परीक्षा में क्या होता है, चला आता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी साथी ध्यान दें, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। यानी अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो ये जो हमारा टॉपिक होता है, इससे दिल्ली सल्तनत से, यानी ये जो हमारा टॉपिक होता है इससे क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि जब मोहम्मद गोरी क्या करता है, मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1173 से लेकर, मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड रहता है 1173 से लेकर 1206 एडी तक उनका टाइम पीरियड रहता है। और मोहम्मद जो गोरी, यानी ये जो इस समय जो शासक होते हैं वो कौन है, मोहम्मद गोरी। यानी ये मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कब्जा करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, कब्जा करना। यानी इसका जो महत्वाकांक्षा होती है वो ये होती है कि जो जितने भी जो राज्य हैं, जितनी भी जो सल्तनत है उसको वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो मोहम्मद गोरी कई बार जो वो आक्रमण करते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में वो आते हैं, द्वितीय युद्ध में वो आते हैं, नेक्स्ट भी चंदेरी का जो युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है, उसमें भी वो आते हैं, जयचंद गढ़वाल को हराते हैं। तो इस तरह से तो वो क्या करते हैं कि इनका एक गुलाम होता है, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम। तो इनका एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, जो ये ऐबक है, मोहम्मद गोरी क्या करता है, जब दिल्ली को जब वो जीत लेता है तो उसके बाद में जो दिल्ली का जो किला होता है, दिल्ली का जो किला होता है, जो महल होता है, उस महल का जो है वो कार्यभार ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको कौन सौंप के चला जाता है, मोहम्मद गोरी सौंप के चला जाता है। तो अब कुतुबुद्दीन है, ये क्या करते हैं, ये जाहिर सी बात है ये गुलाम थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है यही क्या करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो इनका जो समय हम देखते हैं वो होता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। इनका जो समय होता है वो 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, यानी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या क्या करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। पहला पॉइंट हम देखें, ये क्या करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। फिर आगे देखिए ये क्या कांड करते हैं, ये करते हैं, ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं, लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लाहौर में शिफ्ट कर देते हैं। ये अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लाहौर में। और एक जो इनको एक टाइटल दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनको एक टाइटल दिया हुआ है जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श। यानी ये प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में आता है कि लाख बख्श किसका टाइटल है, तो ये किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने क्या किया था कि इसने 3 इमारतों का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इमारतें बनवाई थी। कौन कौन सी बनवाई थी? पहला तो इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। पहला तो इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि दिल्ली में ही एक मस्जिद बनवाते हैं जिसका नाम होता है कुव्वत उल इस्लाम, उसकी स्थापना करवाते हैं। और तीसरा ये जो करवाते हैं कि दिल्ली के अंतर्गत जो हमारा राजस्थान जो राज्य है उसके अंतर्गत अजमेर जिले में जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनवाई हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, उसी पाठशाला को तुड़वाकर उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देते हैं। क्या बनवा देते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं। अब देखो आगे आगे साथियों हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं और ये कुतुब मीनार बनवाते हैं, कुव्वतुल इस्लाम बनवाते हैं, तो जो कुतुब मीनार यानी ये जो इन्होंने कुतुब मीनार बनवाई है, इस कुतुब मीनार के बारे में अगर हम देखें तो इस किसकी याद में बनवाई है ये? पहला ही प्रश्न यही पुटअप होता है हमारा कि जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनवाई है? तो कुतुब बख्तियार काकी की याद में बनवाई है। यानी एक तो होता है हमारे जो कुतुब बख्तियार काकी की याद में ये बनवाते हैं। इस जो कुतुब मीनार जो ये मीनार ये बनवाते हैं, ये जो कुतुब मीनार थी इसको शुरू यानी ये जो हमारी कुतुब मीनार है इसको शुरू तो कौन करवाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका निर्माण शुरू कौन करवाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण शुरू करवाते हैं। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, वो पूरा किसके समय होता है? इल्तुतमिश के समय। इसका जो निर्माण पूरा किसके समय होता है? इल्तुतमिश के समय। और ये जो इल्तुतमिश होते हैं ये कुतुबुद्दीन के क्या होते हैं? दामाद। क्या होते हैं? दामाद। तो इनके बाद में ये जो इल्तुतमिश है ये शासन संभालते हैं। इनसे पहले और भी बीच में कोई शासक आते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, यानी उनका कोई काम इतना मोस्ट था नहीं जिनको हम क्या करें अपने यहाँ शामिल करें, क्योंकि वहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश इसके निर्माण को पूरा करवाते हैं और इसकी जो मरम्मत है आगे चलकर इसकी जब मरम्मत की जाएगी तो इसकी मरम्मत कौन करेगा? इसकी मरम्मत जो तुगलक डायनेस्टी आगे हमें देखने को मिलेगी, जो तुगलक डायनेस्टी हम देखेंगे तो तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक तो होता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है, लेकिन वहां पर जो एक मजबूत जो शासक हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें फिरोज शाह तुगलक। कौन मिलता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? इसका पुनः निर्माण भी करवाते हैं, इसकी मरम्मत करवाते हैं और इसकी जो ऊपरी मंजिल होती है उसका निर्माण भी कौन करवाते हैं? फिरोज शाह। और ये वही फिरोज शाह है जिन्होंने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई है। क्या बनवाई है? सबसे ज्यादा नहरें बनवाई है, यानी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार नहरें किसने बनाई? पहली बार नहर किसने बनवाई? ये अगर पूछा जाए तो पहली बार नहर तो कौन बनाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। पहली बार नहर कौन बनाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। ये तो क्या करते हैं? पहली नहर यानी पहले शुरू तो ये करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नहरें हैं वो इनके शासनकाल में ही बनाई जाती है। फिर अगला हम देखते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनको चौगान खेलने का बड़ा शौक होता है। तो ये जब चौगान खेल रहे होते हैं तो उस समय चौगान खेलते समय ये क्या करते हैं कि घोड़े से गिर जाते हैं
और घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद में अगला जो शासक आता है वह आते हैं आराम शाह, और आराम शाह क्या करते हैं, आराम करके ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं जो इल्तुतमिश, ये आते हैं। और इल्तुतमिश क्या क्या करते हैं, देखो इल्तुतमिश का जो शासनकाल होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनका शासनकाल यानी ये जब 1210 में ये चले जाते हैं तो इनके बाद में 1211 से लेकर 1211 में इल्तुतमिश का टाइम चालू होता है और कब से कब तक चलता है, 1210 से 1236 इनका शासनकाल चलता है। यानी ये अपने शासनकाल में बहुत से कारनामे करते हैं। तो ये अपने शासनकाल में क्या क्या कारनामे करते हैं थोड़ा सा हम नजर डालें तो देखो, सबसे पहला काम ये करते हैं दल चालीसा का गठन। ये करते हैं दल चालीसा का गठन। दल चालीसा गठन यानी इसमें क्या होता है, 40 सरदारों का समूह होता है। इसमें क्या होता है, 40 सरदारों का समूह होता है। तो ये दल चालीसा का गठन करते हैं और 40 सरदारों का समूह होता है जो इन्हें क्या करते हैं, न्याय मशविरा देते हैं। इल्तुतमिश ने और भी बहुत सारे कई काम किए हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी लाहौर को बनाया था, इल्तुतमिश ने वापस उसी राजधानी को इल्तुतमिश ने उसी राजधानी को इल्तुतमिश ने उसी राजधानी को वापस कहाँ ले आते हैं, उठाकर दिल्ली ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं। तो ये देखो कि इसने क्या किया, जो इल्तुतमिश है ये राजधानी को वापस दिल्ली ले आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको लाहौर ले गए थे और ये इसको वापस दिल्ली ले आते हैं। और ये और क्या काम करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने खलीफा से शासन करने की अनुमति प्राप्त की, यानी खलीफा से शासन प्राप्त करने की अनुमति इन्होंने ली। फिर देखो इन्होंने एक क्या किया कि इक्ता प्रणाली को लागू किया। इन्होंने अगला काम क्या किया, इक्ता प्रणाली को भी लागू यही करते हैं। तो इक्ता प्रणाली इन्होंने इक्ता प्रणाली लागू की। और इक्ता प्रणाली के अंतर्गत जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, इक्तेदार। इसे क्या कहा जाता था, इक्तादार वो कहलाता था। फिर उसके बाद में देखिए कि इस इक्ता के जो संस्थापक या अध्यक्ष इसको हम कहे वो कौन होते थे, इक्तादार होते थे। फिर उसके बाद में देखो इसने इसका एक ऐसा जो कीमती, एक इसके समय एक क्या होता है कि चंगेज खान नाम का एक आक्रमणकारी होता है। कौन होता है, चंगेज खान नामक एक आक्रमणकारी होता है। तो वो आक्रमणकारी, इसके समय उसका आक्रमण होता है, चंगेज खान का आक्रमण इसके समय होने की संभावना होती है। और ये वही चंगेज खान है जिसे क्या कहा जाता है, खुदा का कहर। ये वही चंगेज खान है जिसे क्या कहा जाता है, खुदा का कहर कहा जाता है। फिर उसके बाद में चंगेज खान को खुदा का कहर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इसने बाद में क्या किया था, इसी इल्तुतमिश ने बाद में क्या किया था कि इनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। इनकी पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। तो ये क्या करते हैं, अपने बाद में ये जो अपनी पुत्री है इसी को शासक नियुक्त
कर देते हैं, ये अपनी पुत्री को ही शासक नियुक्त कर देते हैं। तो सभी जो सरदार है वो इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि जो सल्तनत थी, जो मुगल सल्तनत थी, उस मुगल सल्तनत में, मुगल सल्तनत इन द सेंस जो दिल्ली सल्तनत थी, इसके अंतर्गत पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका, यानी अगर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका देखे तो वो कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। अब ये जो रजिया सुल्तान है वो किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका एक दास था, रजिया का एक दास था जिसका क्या नाम था? याकूत। इसका एक दास था जिसका नाम था याकूत। तो ये याकूत पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तो जो इल्तुतमिश का बनाया हुआ दल था, दल चालीसा, इल्तुतमिश का बनाया हुआ एक दल था, दल चालीसा, ये दल चालीसा क्या करते हैं? इस याकूत की हत्या करवा देते हैं। फिर उसके बाद में जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया नामक एक शासक होते हैं, इस अल्तुनिया ने क्या कर दिया था? रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रजिया के खिलाफ विद्रोह अल्तुनिया ने कर दिया था। तो रजिया सुल्तान है, ये कोट पहनती थी, टोपी पहनती थी, दरबार में पूरी पुरुष वेश में ही, सेनापति या सैनिक के वेश में ये दरबार में जाती थी। तो वैसे ही सभी जो इसके इस सल्तनत के जो सरदार वगैरह थे वो सभी इससे परेशान थे, सभी को अच्छा नहीं लगता था, तो वो वैसे ही इसके खिलाफ थे। तो रजिया क्या करती है कि रजिया सुल्तान, माफ कीजिएगा, रजिया सुल्तान जब इस विद्रोह को दबाने के लिए, रजिया सुल्तान जब इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को वो दबाने के लिए जब जाती है, तो क्या होता है कि इसके साथ युद्ध में रजिया सुल्तान है वो हार जाती है, और हार जाने के कारण रजिया सुल्तान को इसे अल्तुनिया से विवाह करना पड़ता है। फिर वो इससे विवाह कर लेती है, और विवाह के पश्चात जब दोनों वापस दिल्ली लौट रहे होते हैं, जब वापस दिल्ली लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में ही डकैतों ने क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी। रास्ते में ही डकैतों ने इनकी हत्या कर दी, और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो वही समाप्त हो जाता है। तो देखिए साथियों, ये तो थी हमारी आज की क्लास, और आज की जो हमारी ये क्लास है ये आपको कैसी लगी? हिस्ट्री की हमारी जो ये क्लास थी आपको कैसी लगी? तो सभी साथी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी इस सल्तनत के जो आगे के शासक है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों का हार्दिक आभार, और सभी का धन्यवाद। थैंक यू।